हालात खराब से खराब तर होते चले गए। मोहम्मदपुर बस्ती में हमारे करीब ही चिटागोंग से एक फैमिली आई जिनके 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। वो बिहारी लोग थे, एक अरसे से मशरकी पाकिस्तान में मुकीम थे, रवानी से बंगला बोलते थे, मगर उनका कहना था कि बंगाली उनके लहजे से पहचान जाते हैं कि वो बिहारी हैं। उनकी जबानी ये भी मालूम हुआ कि मुक्ति बाहिनी वाले चिटागोंग के गर्ल्स हॉस्टल से तमाम लड़कियां अगवा करके ले गए हैं। बर्बरियत के भयानक साए अब मोहम्मदपुर की तरफ पड़ रहे थे। मीरपुर बिहारी बस्ती की जानिब से भी बड़ी हौलनाक खबरें आ रही थी। उनका पानी बंद कर दिया गया था। बट साहब ने मुझे अपनी दुकान पर बुलवा लिया था। मैं रात को उनके शोरूम में सोता। वो ऊपर वाली मंजिल में खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते थे। शोरूम के दरवाजे के अंदर की जानिब रात को एक अलमारी रखती जाती थी। अगरचे ये गैर बंगाली अक्सरियत का इलाका था, लेकिन तबाही के मनहूस साए उस पर भी मंडलाने लगे थे। सारी रात मुक्ति बाहिनी वालों के इश्तियाल अंगेज नारों की आवाजें आती रहती, बम्बों के धमाके होते रहते। सबकी नींदें उड़ गई थी। लोग मोहम्मदपुर के इलाके से बाहर जाते हुए घबराते थे। मार्च के शुरू में मोहम्मदपुर बस्ती के किनारे वाली आबादी पर हमले शुरू हो गए और लोग जाने बचाकर बस्ती के अंदर की तरफ भागने लगे। पाक फौज को अभी तक छावनी से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। मोहम्मदपुर के इकबाल स्कूल पर मुक्ति बाहिनी ने कब्जा कर लिया था। जहां कत्लगाह महाजरीन बना दी गई थी, जहां बाहर से गैर बंगालियों को पकड़ कर लाया जाता और उन्हें तरह तरह की अजियतें देकर हलाक कर दिया जाता। सारी बस्ती खौफ व हरास में डूब गई थी। नादिर भट्ट हर वक्त पिस्तौल लगाए रहते थे। 15 मार्च की रात को हमारे शोरूम पर राइफल से फायरिंग हुई। नादिर भट्ट साहब की टोयोटा गाड़ी शोरूम के सामने खड़ी रहती थी। एक रात मुक्ति बाहिनी वाले उसे घसीट कर ले गए। टेलीफोन का सिलसिला कई रोज से मुनक़ता था। अगर ट्यूबवेल बस्ती के अंदर न होता तो पानी भी बंद हो जाता। बिजली का सिलसिला दिन रात में कई बार टूट जाता। धान मंडी की तरफ बंगालियों ने अपने मकानों पर बांग्लादेश के परचम लहरा दिए थे। रात भर बांग्लादेश के नारों की आवाजें आती और फिर बमों के धमाके शुरू हो जाते। कत्ल, लूटमार, आतिशजनी और बर्बरियत के वाकयात में इजाफा हो गया था। आग अब हमारे इलाके तक पहुंच गई थी। 10 मकान छोड़कर एक बिहारी वकील के मकान पर रात को गोला फटा और आग लग गई। आखिर 25 मार्च की रात आ गई। मैंने नादिर भट्ट और उनके 2 मुलाजिम जो वहीं सोते थे रेडियो खोले खबरें सुन रहे थे कि अचानक बिजली फेल हो गई। बंद खिड़की की दर्जों से बाहर देखा, सारा इलाका तारीकी में डूबा हुआ था। हम अंधेरे में ही बैठे रहे। नादिर भट्ट ऊपर अपनी फैमिली के पास उन्हें तसल्ली देने चले गए। ठीक 1 बजे रात एक जबरदस्त धमाका हुआ। नादिर भट्ट हमारे पास ही अंधेरे में बैठे थे। उनके मुंह से बेख्तियार निकल गया, ये तोप का गोला है, शायद फौज हरकत में आ गई है। उसके साथ ही गोले के धमाके शुरू हो गए। फिर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें सुनाई दी। हमारे चेहरे खुशी से चमक उठे। मशीन गन की फायरिंग होने लगी। 1 घंटे बाद पाक फौज की गाड़ियां मोहम्मदपुर की बस्ती में पहुंच गईं। लोग पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगाते घरों से निकल आए। लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि मकानों पर से बांग्लादेश के परचम उतार दिए जाएं। शहर को फौज के हवाले कर दिया गया है। 26 मार्च को सूरज तुलू हुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम एक बार फिर पाकिस्तान की आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर चलने लगी। शहर की जिंदगी 29 मार्च तक मामूल पर आ गई थी। लेकिन मशरकी पाकिस्तान के दूसरे शहरों और खास तौर पर सरहदों पर पाकिस्तान की सालमियत को बचाने की जंग जारी थी। पुल टूट रहे थे। कारखानों, दफ्तरों और बैंकों से शरपसंद लोग भाग रहे थे। मगरबी पाकिस्तान से फौज और टेक्निकल स्टाफ की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। फौज का तहफ्फुज मिला तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग वापस अपने घरों में आ गए। जो बंगाली अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए थे, उनकी दुकानें दूसरे लोगों को अलॉट होना शुरू हो गईं, ताकि शहरी जिंदगी का कारोबार मामूल पर आ जाए। PIA की सर्विस भी बहाल हो गई। मैंने नादिर भट्ट से दरखास्त की कि वो मुझे हवाई जहाज का टिकट ले दें ताकि मैं कराची वापस चला जाऊं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बरखुरदार, अब तुम्हें अपना मुल्क छोड़ने की क्या जरूरत है। हालात ठीक हो गए हैं। ये भी अपना ही पाकिस्तान है। शहर में दुकानें खाली पड़ी हैं। फार्म गेट के पास नवादरात की एक दुकान हिंदू छोड़कर भाग गए हैं। मैं तुम्हें ये दुकान अलॉट करवा देता हूँ। तुम यहाँ अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देते? इस वक्त बड़ा सुनहरा मौका है। लाखों में खेलने लगोगे। मैंने रुपए पैसे के बारे में कभी संजीदगी से गौर नहीं किया था, लेकिन न जाने उस वक्त ख्याल कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अगर नादिर भट्ट के मशवरे पर अमल करूं तो वाकई लाखों रुपए कमा सकता हूं। मैं शहर में चल फिर कर भरी हुई ऐसी दुकानें देख चुका था जो लोगों को औने पौने अलॉट हो रही थी। नादिर भट्ट असर रसूख वाले आदमी थे। मुझे मालूम था कि वो बड़ी आसानी से मुझे हिंदू की नवादिरात की दुकान अलॉट करवा देंगे। हालात भी बिल्कुल मामूल पर आ गए थे। कम से कम ढाके में तो हर तरफ अमन व अमान था और मुकम्मल पाकिस्तानी फजा कायम थी।
नादिर भट्ट ने मुस्तकबिल की कुछ ऐसी झलकियां पेश की कि मैंने सोचा मैं लाहौर जाकर कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूंगा, जब मैं देख रहा था कि लाहौर और कराची से लोग ढाका आकर दुकानें वगैरह अलॉट करवा रहे थे। चुनाचे मैंने दौलत कमाने के लालच में आकर अपने सामने दौलत पैदा करने का मैदान साफ देखकर हामी भर ली। नादिर भट्ट मुझे एक फौजी अफसर के पास ले गए, जिसने मुझे फार्म गेट वाले मफरूर शरपसंद पाकिस्तानी दुश्मन हिंदू बंगाली की दुकान अलॉट कर दी। कुछ रकम का चेक मुआवजे के तौर पर भट्ट साहब ने लिख कर दे दिया। वो मुझे लेकर नवादरात की दुकान पर गए। हमारे साथ चंद फौजी अफसर भी थे। दुकान का कब्जा मुझे दे दिया गया। दुकान आधी लूटी जा चुकी थी, फिर भी उसमें कांसी के कीमती थाल, गुलदान, कालीन और दूसरे नवादरात मौजूद थे। मैंने एक बिहारी लड़का नौकर रख लिया और कारोबार शुरू कर दिया। हालात चूंकि मामूल पर आ चुके थे, इसलिए दुकान चल निकली। देखते ही देखते मेरी आमदनी में इजाफा होता गया। नवादरात का सामान ज्यादातर मीनामती और चिकागोंग के शहरों से आता था, मगर वहाँ हालात बहुत कशीदा थे और हमारी फौज भुक्ती बाहिनी और भारतीय कमांडोज के खिलाफ जबरदस्त गुरीला जंग लड़ने में मसरूफ थी। इस वजह से उन शहरों से नवादरात का सिलसिला मुनक़ता था। भट्ट साहब ने मेरी दुकान में कालीन लाकर डाल दिए और मैंने इन कालीनों की तिजारत शुरू कर दी। इस तिजारत ने चंद महीनों में ही मुझे मालामाल कर दिया। दौलत की रेल पेल हो गई। मैंने एयर कंडीशनड गाड़ी रख ली। ढाका के फैशनेबल इलाके गुलशन में एक छोटी सी पुरफजा कोठी खरीद ली। भट्ट साहब कभी कभी मुझे नसीहत करते कि मैं रुपया बेदरीग खर्च करने की बजाय बचा कर रखूं। भट्ट साहब का कारोबार मुझसे 10 कदम आगे था और वो लाखों में खेल रहे थे, मगर वो बड़े किफायतशार थे और उन्होंने अपनी सारी दौलत कराची के एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवा रखी थी। मेरा कौन था जिसके लिए दौलत बचा कर रखता। चुनाचे मुझ पर उनकी नसीहत का कोई असर न हुआ और मैं अय्याशियों में पड़ गया। मेरे अंदर का जफाकश कमांडो शेर पंजाब गहरी नींद सो गया था। सरहदी इलाकों में सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। हम इस सूरत हाल से बेखबर थे। कभी कभी इस किस्म की अफवाहें जरूर सुनते कि भारतीय फौज सादा लिबास में मशरकी पाकिस्तान की सरहदों में घुस आई है और मुक्ति बाहिनी के शाना बशाना लड़ रही है। एक बार ये अफवाह भी सुनी कि राजशाही में पाकिस्तानी फौज की एक पूरी कंपनी को मुक्ति बाहिनी वालों ने शहीद कर दिया है, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से बाकायदा कुमक पहुंच रही थी। इसलिए हम अपनी जगह मुतमईन थे और जिंदगी का कारोबार मामूल के मुताबिक हो रहा था। अगस्त सितंबर में ढाका मूसलाधार बारिशों की जद में होता है। मैंने अपनी गुलशन वाली कोठी में जिंदगी की हर आसाइश जमा कर रखी थी। कौन सी ऐसी नेमत थी जो मेरे पास नहीं थी। शोरूम पर मेरा मैनेजर और दूसरे नौकर बैठते थे। मेरा ज्यादा वक्त अपनी कोठी के एयर कंडीशनड कमरे में म्यूजिक सुनते, प्रोजेक्टर पर गैर मुल्की फिल्में देखते और ऊंची सोसाइटी की खवातीन की दावतें करते गुजरता था। मैं जो कमाता उसे उड़ा देता था। अक्टूबर का महीना आया तो सरहदी शहरों से तशवीश अंगेज खबरें आने लगी। मुक्ति बाहिनी की तकरीबी सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो गई। अगरचे ढाका में अमनो अमान था, मगर दूसरे शहरों में हालात बदतर हो रहे थे और वहां से एक बार फिर गैर बंगालियों की हिजरत शुरू हो गई थी। एक रात भट्ट साहब मेरे यहाँ आए। वो कुछ परेशान थे। उन्होंने बताया कि सियासतदानों की नासमझी और खुदगर्जी की वजह से मुल्की हालात अच्छे नहीं है। फजा में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है और सरहदों पर हमारी फौज कस्मापुरसी के आलम में अपनी बका की जंग लड़ रही है। मैं भी फिक्रमंद हुआ और फौरन तजवीज पेश की कि हमें सारा कारोबार ठिकाने लगाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। भट्ट साहब हंस पड़े। देखा माल कितना प्यारा होता है, बरखुरदार अभी हालात इस मकाम तक नहीं पहुंचे और पहुंचेंगे भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ एक काम करो जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अदायगियां रोक दो और वसूलियां शुरू कर दो। सारा रुपया किसी गैर मुल्की बैंक में जमा करवा दो। मैंने भट्ट साहब की तजवीज पर अमल शुरू कर दिया। 10-15 रोज के अंदर अंदर मैंने मार्केट में जितना सरमाया फैलाया हुआ था उसमें से तकरीबन आधा इकट्ठा कर लिया। जब उसे अपने बैंक से निकलवा कर एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवाने की कोशिश की तो मेरे बैंक की बंगला शाख ने रुपया गैर मुल्की बैंक में मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मैं बैंक के खिलाफ नोटिस भिजवाने की तैयारियां कर रहा था कि मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर भारत ने हमला कर दिया। मगरबी पाकिस्तान में बाकायदा जंग शुरू हो गई। ढाका में पाकिस्तान के हक में और उसके खिलाफ मुजाहिरे होने लगे। मशरकी पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों का ख्याल था कि जंग सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के महाज पर हो रही है, इसलिए मशरकी पाकिस्तान के महाज पर भारत की कार्रवाइयां कमजोर पड़ जाएंगी और पाकिस्तानी फौज सरहदों को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएगी। भारत अब ये चाहता था कि इसी तरह पाकिस्तान मशरकी महाज पर भी जंग का ऐलान कर दे। आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और मशरकी पाकिस्तान ने भी ऐलान जंग कर दिया। भारत ने मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान फजाई रास्ता मुनक़ता कर दिया। हमारी फौज मशरकी पाकिस्तान में महसूर होकर रह गई। फिर भी हमारे बहादुर जवान हर महाज पर भारी जलगार को रोक रहे थे और अपनी जानों के नजराने दे रहे थे।
ढाका पर 3 दिसंबर को भारतीय बमबार ने बम गिराए। हमारे लड़ाका तैयारों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए और 1 घंटे बाद कलकत्ते के फौजी हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय तैयारों को भस्म करके रख दिया। हमारे पास बमबार और लड़ाका तैयारों की कमी थी। अगर तैयारा मार गिराया जाता तो उसकी जगह लेने वाला कोई तैयारा नहीं था। मैंने ढाके के आसमान पर अपने 2 सेबर तैयारों को भारत के 8 तैयारों से लड़ते और उन्हें गिराते देखा। मशरकी महाजों की हालत नागुफ्ताबे होनी शुरू हो गई थी। शरपसंदों ने दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू कर दी। मैं गुलशन वाली कोठी अपनी बंगाली नौकरों के हवाले करके मोहम्मदपुर में बट साहब के मकान में आ गया। भारतीय तोपों की रेंज कम हो रही थी। ढाका एयरपोर्ट और छावनी के इलाकों पर बम और रॉकेट ओलों की तरह बरसते थे। रात के वक्त इंडियन एयरफोर्स की बमबारी शदीद हो जाती। 10 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारों ने मुसलसल बमबारी करके उसे बिल्कुल नाकारा कर दिया। अब हमारी फौज फजाइया की मदद के बगैर लड़ रही थी। शयपसंद बंगाली और मुक्ति बाहिनी ग्रोह तखरीबी कार्रवाइयों में सरगर्म थे। तेल के जखीरे और पुल उड़ाए जा रहे थे। महाज पर लड़ती फौज की सप्लाई लाइन काटी जा रही थी। आगे दुश्मन था, पीछे तखरीबकार मुक्ति बाहिनी और शरपसंदों के तखरीबी ग्रोह थे। फिर भी हमारा जो बहादुर सिपाही जिस मकाम पर था वहां डट कर मुकाबला कर रहा था। 11 दिसंबर को भारत ने ढाका से 30 मील दूर शुमाल में हेलीकॉप्टरों के जरिए फौज उतार दी। 14 दिसंबर को ढाका गवर्नमेंट हाउस पर बम गिरे। उसके साथ ही हमारे इलाके में ये बात फैल गई कि फौजी हेडक्वार्टर और दूसरे सरकारी दफ्तरों में तमाम फाइलें चलाई जा रही हैं। हम एक बार फिर मोहम्मदपुर में तैद होकर रह गए थे। हालात बेहद नाजुक सूरत इख्तियार कर गए थे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात को किसी भारी तैयारे ने ढाका पर बम गिराया। चारों तरफ एक अजीब हैजान खेज सा सुकूत तारी था। हम में से कोई भी रात को नहीं सोता था। बट साहब ने एक अक्लमंदी की थी। फौजी ऑपरेशन के बाद जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए, उन्होंने अपनी फैमिली को ब्लैक में टिकट खरीद कर खामोशी से जहाज में कराची रवाना कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मशरकी पाकिस्तान से कराची जाने वाला शायद वो आखिरी मुसाफिर बरदार जहाज था। 15 और 16 की रात बड़ी पुरस्कार और डरावनी रात थी। एक ऐसी खामोशी चारों तरफ छाई थी जो किसी जबरदस्त तूफान की आमद का पेशखैमा थी। हम में से कोई भी एक दूसरे से वो बात कहने की जरूरत नहीं कर रहा था जो हम सब के दिलों में थी। बट साहब के दोनों गैर बंगाली नौकर चुपचाप कोने में दुबके बैठे थे। कमरे में अंधेरा था। बिजली कई रोज से गायब थी और हम रात को मोमबत्तियां जलाकर बंद कमरों में बैठे रहते थे। सुबह सुबह बीबीसी ने पहली रूह फरसा खबर ये सुनाई कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बट साहब ने गुस्से में कहा कि बीबीसी झूठ बोलता है, इस्लामाबाद लगाओ। मगर इस्लामाबाद नहीं आता था। दिल्ली लगाया तो वहां से भी यही अंदोहनाक खबर सुनाई थी। बिहारी नौकर फूट फूट कर रोने लगे। बट साहब ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया। बांग्लादेश रेडियो ने भी अपनी अंग्रेजी के बुलेटिन में सबसे पहले यही खबर नशर की कि मशरकी पाकिस्तान में फौज ने हथियार डाल दिए हैं और तमाम महाजों पर जंग बंद हो गई है। हम मुशक्ते में रह गए। फौरन ही हेलीकॉप्टरों की एक कतार गड़गड़ाती हुई ऊपर से गुजर गई। उसके साथ ही मुक्ति बाहिनी ढाका में दाखिल हो गई। फायरिंग और जिए बंगला के नारे गूंजने लगे। शरपसंद बंगालियों ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर कत्लेआम शुरू कर दिया। खैर बंगाली आबादियों में खून की नदियां बहने लगी। बंगाली रेजिमेंटें भारतीय फौज के साथ बिहारियों की बस्ती मीरपुर में दाखिल होने लगी तो उन पर गोलियों की बौछार हो गई। फौज ने शहर की बिजली और पानी काट दिया। फिर भारतीय तैयारों ने बस्ती पर बम गिराए और भारतीय फौजी और मुक्ति बाहिनी वाले मीरपुर में दाखिल हो गए और खूरेजी का बाजार गर्म हो गया। गैर बंगालियों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जाता। पहले उनकी आंखें संगीनों से फोड़ दी जाती, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता। सिर्फ मीरपुर के 1 नंबर से 6 सेक्शन तक 30,000 लड़कियां अगवा की गईं। बूढ़ों और जवान मर्दों को गोली मार दी गई। बच्चों और बूढ़ी औरतों को खतरनाक जंगलों में भूखा प्यासा मरने या दरिंदों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान में हमारी मोहम्मदपुर बस्ती भी मुक्ति बाहिनी की दरिंदगियों की आमाजगाह बनी रही। अभी हमारी बारी नहीं आई थी। हम बस्ती से बाहर नहीं जा सकते थे। बट साहब और मैं अपने गोरे रंग और कद काट की वजह से फौरन पहचाने जा सकते थे कि हम बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी हैं और शहर के गली कूचों में पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। उनकी आंखें निकाली जा रही थी। इकबाल स्कूल की कत्लगाह में एक पंजाबी को लाने के 100 रुपए दिए जाते थे। बट साहब ने अपने शोरूम के कोने में फर्श के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवा रखा था जहां वो कालीनों को प्लास्टिक में लपेट कर स्टोर किया करते थे। उस वक्त मकान में बट साहब के पास कोई 2 लाख रुपए के करीब करेंसी नोट थे। एक पिस्तौल था। 100-150 गोलियां थीं। उन्होंने पिस्तौल और गोलियां तो शोरूम में एक जगह कालीनों के पीछे छुपा दी और करेंसी नोट थैले में डालकर तहखाने में रख दिए। शाम के वक्त हमारे आसपास वाले मकानों में भी कोहराम मच गया। औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। ब्रेन गन्नों की फायरिंग सुनाई दी। मुक्ति बाहिनी वाले गैर बंगालियों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। बट साहब घबरा कर बोले, हमें ऊपर वाली मंजिल में चले जाना चाहिए। मैंने कहा हमारे
पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद हैं। हम मोर्चा बनाकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंदर का कमांडो गहरी नींद से आंखें मलता हुआ बेदार हो गया था। बट साहब ने मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक न किया। हमारी 100-150 गोलियां मुक्ति बाहिनी की ब्रेन गन्नों और असलहे के अंबारों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। बाजार में जय बंगला के नारे गूंज रहे थे। बट साहब ने कालीन के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल और गोलियां निकाली। शोरूम के दरवाजे के आगे एक भारी मेज रखी और ऊपर वाली मंजिल में आकर खिड़की का पट थोड़ा सा खोल कर नीचे देखा। फौजी वर्दी और शिकारी टोपियों वाले मुक्ति बाहिनी के आदमी हमारे चौथे मकान वाले बिहारी वकील साहब को घसीटते हुए सड़क पर ला रहे थे। वकील साहब नीम जान हो रहे थे और किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रहे थे। उन्हें सड़क पर डालकर एक मुक्ति बाहिनी वाले ने ब्रेन गन का ब्रस्ट मारकर वकील साहब को मौत की नींद सुला दिया। बट साहब ये मंजर बर्दाश्त न कर सके और पीछे हट गए। मैंने देखा कि मुक्ति बाहिनी वाले वकील साहब और उनके साथ वाले मकान में से नौजवान लड़कियों को घसीट कर ट्रक में डाल रहे थे। उनकी चीखों पुकार से आसमान लरज रहा था, मगर कुदरत के कवानीन खामोश थे। बट साहब ने मुझे पीछे खींच लिया। दहशत से उनकी सांस फूली हुई थी। खिड़की बंद कर दो, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पीछे भाग चलते हैं। किसी हद तक मेरे हवास भी परागंदा हो रहे थे। चारों तरफ गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। मुक्ति बाहिनी वाले किसी को माफ नहीं कर रहे थे। मोहम्मदपुर पर उनका मुकम्मल कब्जा था और वो खुले बंदों गैर बंगालियों के खून से होली खेल रहे थे। बट साहब तेजी से सीढ़ियां उतर गए। मैं भी उनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सहन था। साथ वाला मकान एक बिहारी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बिहारी बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था। बट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अकल साथ छोड़ जाती है। कम से कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खौफ भी अकल पर गालिब नहीं आता। लेकिन जहाँ तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था, किसी को किसी की कुछ खबर न थी। उस वक्त अगर किसी को दीवार में कोई सुराख नजर आता तो वो यही चाहता कि उसमें घुसकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ले। बट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा कि मुक्ति बाहिनी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झंझला कर बोले, बकवास बंद करो। उन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातिब किया था। दीवार फांदो उस तरफ से जहाँ तपाई पड़ी है। अचानक उन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई हुई आवाज में बोले, मैं रकम का थैला लेकर अभी आता हूँ, तुम दूसरे मकान के शहन में कूद जाओ। बट साहब दालान में से भागकर शोरूम में घुस गए और मैं दूसरे खाली मकान के आंगन में कूद गया, जहाँ घर का टूटा फूटा सामान और चिथड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल में आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर बट साहब के मकान के सहन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ, फायरिंग की आवाजें आईं और यूं लगा जैसे शोरूम का दरवाजा तोड़ दिया गया हो। उसके साथ ही बट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में है और शोरूम के अकबी दरवाजे से सहन में भागे चले आ रहे हैं। अभी वो मकान के सहन में कालीन धोने वाले पानी के होज के करीब ही पहुंचे थे कि अकब से 2 मुक्ति बाहिनी वाले हाथों में ब्रेन गन्ने लिए दरवाजे से नमूदार हुए और उन्होंने बट साहब पर फायर खोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जद में आते और बम्मों से दुश्मन के सिपाहियों के बरखचे उड़ते भी देखे हैं, लेकिन बट साहब की मौत का मंजर मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां उनकी कमर को 2 जगहों से उधेड़ती हुई निकल गईं। वो मुंह के बल गिरे और थैला हाथ से छूट गया। उनका सफेद कुर्ता और पाजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे बट साहब ने सर उठाकर उस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था, मगर उनका सर जमीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मुक्ति बाहिनी वालों के दूसरे साथी भी वहां गए और थैले में से नोट निकाल कर बंगला जबान में कुछ बोलते हुए आपस में बांटने लगे। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पट बंद कर दिया। बट साहब की मौत से मुझे गहरा सदमा हुआ था। जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वो बिल्कुल खाली था। उसका दरवाजा दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी उस तरफ मुक्ति बाहिनी वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने उस मकान को भी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। मैं उस मकान में ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले जरूर उस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में झांक कर देखा। शाम के सुरमई अंधेरे में बाजार सुनसान था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाजें बराबर आ रही थी। जय बंगला के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाजें आई। मैंने बाहर झांका। बाजार के धान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो इस मकान को भी नजर आतिश करने वाले थे जहां मैंने पनाह ले रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे। इस दौरान मुझे यहाँ से फरार होना था, मगर सवाल ये था कि कहाँ जाऊं। फरार के जितने भी रास्ते थे वहां मुक्ति बाहिनी वाले और शरपसंद बंगाली हाथों में ब्रेन गन्ने और तलवारें लिए खड़े थे। मैंने जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला और मकान के सदर दरवाजे से निकलकर फार्म गेट की जानिब तेज तेज चलने लगा। इस बाजार की एक जानिब दरख्त थे। मैं बाएं तरफ वाले खाली और लुटे हुए मकानों के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाले अब उस मकान पर आग के जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहां थोड़ी देर पहले मैं छुपा हुआ था।
मैं एक बगली गली में घुस गया और जो मकान सामने आया उसके सहन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर एक बंद दरवाजा नजर आया। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज आई, बाबा उधर हम पारसी लोग रहता है, यहाँ कोई पंजाबी बिहारी लोग नहीं है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। एक बूढ़े पारसी ने दरवाजा खोलकर मुझे गौर से देखा। उसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। उसके पीछे कमरे में लालटेन जल रही थी। कौन हो तुम बाबा? तुमको बोल दिया ना कि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं है। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला, मैं पंजाबी हूँ और मेरे पीछे मुक्ति बाहनी है। बूढ़े पारसी की छोटी छोटी सफेद मूछें थीं। एक लम्हे के लिए वो कुछ हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़े पारसी ने उसे अपनी जबान में कुछ समझाया। वो आपस में बातें करने लगे। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, तुम उधर पड़े रहो, ज्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। ये कहकर वो चला गया।